नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 30 जून 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और सत्र के अंत में आज के तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन आगामी 3 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे किया जाएगा। 2 घंटे की यह परीक्षा सामान्य अध्ययन से संबंधित होगी। इस परीक्षा में आप भाग लें और यहाँ पर जो अंक आप प्राप्त करेंगे उस आधार पर आप बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में जो भी आपको अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उसमें आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक आसान काम करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप निःशुल्क रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए जो अंतिम समय सीमा है वो 3 जुलाई को सुबह 6 बजे तक है। आप तब तक अपना रजिस्ट्रेशन समाप्त कर लें। आप स्वयं भी करें और अपने साथी अभ्यर्थियों को भी इसको संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराएं, जिससे कि इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेकर आप अधिकतम अंकों के माध्यम से अधिकतम स्कॉलरशिप प्राप्त करें और बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एक सार्थक पहल के भागीदार बने। आज की दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत शामिल होते हैं। आप ध्यान रखें, दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, सभी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। इस चुनाव में हम ध्यान रखें, राज्यसभा के 233 चुने हुए सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और 12 राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग लेंगे। यानी कुल मिलाकर 788 सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया जाएगा। पहला कथन सत्य है। दूसरा, राज्यसभा के एक सदस्य के वोट का मूल्य लोकसभा के एक सदस्य के वोट के मूल्य की तुलना में अधिक होता है। ध्यान रखें, दोनों ही सदन के जो सदस्य होते हैं सभी के मतों की जो मूल्य होते हैं वो समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए परिकल्पित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचक को अनिवार्य रूप से उतनी ही वरीयताएं अंकित करनी चाहिए जितनी की उम्मीदवारों की संख्या है। ध्यान रखें, तीसरा कथन भी गलत है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें जिसमें एकल संक्रमणीय मतदान की व्यवस्था होती है, तो मान लीजिए अगर 4 व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो इसमें मतदान कर रहा है उसे अधिकतम 4 वरीयता देने की स्थिति बनती है। मान लीजिए ए, बी, सी और डी 4 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, तो कोई व्यक्ति ए को पहली प्राथमिकता दे सकता है, इसको दूसरी, इसको तीसरी और इसको चौथी। लेकिन आप ध्यान रखें, पहली प्राथमिकता देना एक तरह से अनिवार्य है। अन्य प्राथमिकताएं वो दे चाहे न दे, वो एक तरह से मतदान करने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर निर्भर करता है। इस रूप में आप कहें कि जितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं उतनी वरीयता देना अनिवार्य है, तो ये गलत है। केवल पहली एक तरह से जो वरीयता है वो देना अनिवार्य होता है। इस आधार पर तीसरा विकल्प गलत है। चौथा, चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के मामले में राजनीतिक दल अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस तरह का व्हिप जैसी स्थिति नहीं होती जहां पर अपने सदस्यों को कोई भी पार्टी अंतिम रूप में मतदान में भाग लेने के लिए निर्देशित करे कि आपको किस व्यक्ति के लिए मतदान करना है। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। इस आधार पर चौथा कथन हमारा सत्य है। 1 और 4 सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, केवल 1 और 4 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की गई है कि यह 6 अगस्त को संचालित किया जाएगा। 6 अगस्त की मतदान तिथि को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 10 अगस्त को अपने पद से एक तरह से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। भारत से समुद्री निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न व्यवधान के कारण पिछले 3 वर्षों में भारत से समुद्री निर्यात में गिरावट आई है। अगर हम पिछले 3 वर्ष के आंकड़े देखें तो 2020-21 की तुलना में 2021-22 में जो भी हमारा समुद्री निर्यात था उसमें 30.26% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत
अगर हम 2019-20 से 2020-21 की बात करें तो हमारे समुद्री निर्यात में 10.88% की गिरावट आई है। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार गिरावट की स्थिति पिछले 3 वर्षों में नहीं है। पिछला जो हमारे वित्तीय वर्ष का भाग है वह पिछले वर्ष की तुलना में एक तरह से वृद्धि को दर्शा रहा है। तो इस रूप में पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा, जमा हुआ झींगा मात्रा और मूल्य की दृष्टि से भारत से प्रमुख निर्यात वस्तु रहा है। हम ध्यान रखें, समुद्री निर्यात में प्रथम स्थान पर जमा हुआ झींगा या फ्रोजन श्रिम्प का भाग आता है और इस रूप में दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका मूल्य और मात्रा दोनों की दृष्टि से भारतीय समुद्री खाद्य का सबसे बड़ा आयातक है। अगर हम मूल्य की बात करें तो 37% से ज्यादा जो मूल्य है वह समुद्री निर्यात का केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। इसी रूप में अगर हम मात्रा की बात करें तो सबसे बड़ा मात्रा का जो भाग है वह समुद्री उत्पादों का जो निर्यात है वह जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। इस आधार पर तीसरा कथन भी सत्य है। यहाँ पर 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर हम 21-22 के वित्तीय वर्ष की बात करें तो लगभग 30% की हमने समुद्री अलग अलग जो खाद्य उत्पाद हैं उनके निर्यात में वृद्धि दर्ज करी है और कुल मिलाकर हमारा समुद्री वस्तुओं का जो निर्यात है वह 57,586.48 करोड़ रुपए यानी लगभग 7.76 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। अलग अलग समुद्री उत्पादों के जो निर्यात हैं उसमें जो जमा हुआ झींगा है फ्रोजन श्रिम्प वह प्रथम स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और मध्य पूर्व ये हमारे प्रमुख रूप से कह सकते हैं आयातक देश हैं जहां पर हम निर्यात कर रहे हैं। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। mRNA टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह हैं। पहला, पारंपरिक टीकों के विपरीत mRNA टीकों में कमजोर या निष्क्रिय वायरस नहीं होता है बल्कि यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए वायरस प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर किसी भी तरह का कमजोर या निष्क्रिय वायरस शरीर में नहीं डाला जाता है। इस रूप में इसे परंपरागत जो वैक्सीन होती है उनकी तुलना में काफ़ी सुरक्षित एक तरह से माना जाता है। लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि अगर ये उत्पादित की जाती हैं तो इनको शून्य से नीचे काफ़ी कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है और वह एक बड़ी समस्या रहती है कि किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में अगर इस प्रकार की वैक्सीन का उपयोग करना है तो आपको ऐसे एक तरह से तंत्र बनाने पड़ेंगे जहां आप वैक्सीन को शून्य से कम तापमान पर सुरक्षित रख पाएं। इस रूप में अगर हम देखें तो यह काफ़ी एक तरह से कठिन माना जाता है। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन हम देखते हैं, वर्तमान में भारत के पास स्वदेशी रूप से विकसित कोई mRNA टीका उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखें, यह स्थिति एक तरह से गलत है क्योंकि वर्तमान में पुणे में स्थित एक संस्था है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, उसके द्वारा जेमकोवैक 19 कोविड-19 की एक mRNA वैक्सीन बनाई गई है और इसके आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा टीका उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। लेकिन इसके व्यापक रूप में एक तरह से ट्रायल के बाद उपयोग करने की स्थितियां भी बची हुई हैं। इस रूप में दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला सत्य है। तो यहाँ पर उत्तर है आपका ए, केवल एक सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि mRNA के संदर्भ में जो पहली भारत की विकसित की गई वैक्सीन है, हम जेमकोवैक 19 की बात करें जिसे पुणे की संस्था जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा विकसित किया गया है, उसके प्रतिबंधित रूप में आपातकालीन जो उपयोग है उनकी अनुमति दी गई है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि mRNA वैक्सीन के संदर्भ में भारत में ये एक नवीनतम प्रगति है। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तुंगुस्का घटना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आप ध्यान रखें, अगर हम तुंगुस्का घटना की बात करें तो यह 1908 में 30 जून की सुबह हुआ था और इस रूप में यह जो घटना थी उसके माध्यम से अगर हम देखें तो वायुमंडलीय रूप में जो भी एक तरह से हमारे उल्कापिंड थे उनका एक भीषण विस्फोट हुआ। उल्कापिंडों का वायु में यह जो विस्फोट हुआ उसका प्रभाव प्रमुख रूप से यह रहा कि तुंगुस्का क्षेत्र में लगभग माना गया कि 80 मिलियन जो पेड़ हैं वो एक तरह से समाप्त हो गए। साथ साथ लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर एक तरह से इसका प्रभाव पड़ा और पूरे के पूरे जंगल का क्षेत्र वहां पर समाप्त हुआ। मानव इतिहास में बाहरी वायुमंडल से किसी भी तरह की उल्कापिंडी जो स्थिति है उसमें सबसे भीषण जो विस्फोट है उसे माना जाता है तुंगुस्का घटना। यह घटना 1908 में 30 जून के दिन सुबह घटित हुई थी। उसी आधार को बनाकर हमने यह प्रश्न आपसे पूछा है। इस आधार पर अगर हम उत्तर देखें तो उत्तर है सी, वर्ष 1908 में घटित उल्का वायु विस्फोट की घटना जिसमें रूसी साइबेरिया टैगा में वन के विशाल क्षेत्र नष्ट हो गए थे। इस आधार पर हमारा उत्तर है सी। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में
कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया। देखिए, नवीन विश्व या न्यू वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति वाले जो देश हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे हम ब्रिटेन की बात करें, यूएसए की बात करें, उनको प्रमुख रूप से लिया जाता है। और जब हम ओल्ड वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो एक तरह से हम दक्षिण एशिया के जो देश हैं, प्रमुख रूप से अगर हम भारत की बात करें या अफ्रीका में जो देश रहे हैं, जहां पर प्रमुख रूप से नए विश्व के जो देश थे उनका औपनिवेशिक शासन रहा है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो तंबाकू, कोको और रबड़ की बात करें तो यह प्रमुख रूप से जो न्यू वर्ल्ड है वहां पर कृषि योग्य बनाया गया और इसको एक तरह से प्रचलन में प्रमुख रूप से लाया गया। कहां पर? प्राचीन विश्व में, यानी ओल्ड वर्ल्ड में। तो इस रूप में आपका उत्तर है ए, तंबाकू, कोको और रबड़। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम नासा के एक मिशन कैपस्टोन के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम इस कैपस्टोन मिशन की बात करें तो इसका प्रमुख रूप से उपयोग ये है कि भविष्य में नासा का एक जो मिशन है जिसको आर्टेमिस मिशन कहा जाता है, उसके लिए कैपस्टोन के द्वारा कुछ आधारभूत एक तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तो हम कैपस्टोन मिशन को समझने से पहले जो प्रमुख हमारा मिशन है नासा का आर्टेमिस, उसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ओरियन नाम का एक तरह से अंतरिक्ष यान होगा जिसके द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में एक तरह से ले जाया जाएगा और वापस लाया जाएगा। तो यह एक तरह से ओरियन अंतरिक्ष यान होगा नासा की तरफ से। अगर हम आर्टेमिस मिशन का दूसरा भाग देखें तो इसमें गेटवे नाम का एक तरह से अंतरिक्ष यान होगा जहां पर अंतरिक्ष यात्री एक तरह से रुक सकते हैं। और यह गेटवे प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यह लगातार रूप में अंतरिक्ष में चंद्रमा की कक्षा में एक तरह से रहेगा। यानी अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो यह एक तरह से आपका गेटवे रहेगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री रुक सकते हैं और ये चंद्रमा के चारों ओर एक तरह से गति करता रहेगा। और अंतिम रूप में जो प्रमुख रूप से मिशन का आधार है आर्टेमिस, इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने और काम करने के लिए एक स्थान दिया जाएगा और इसे आर्टेमिस बेस कैंप कहा जाएगा, जहां पर आधुनिक चंद्र केबिन, एक रोवर और एक मोबाइल होम एक तरह से शामिल होगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये इमेज का भाग है। तो यहाँ पर ये आर्टेमिस बेस कैंप लगाया जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के चारों ओर एक तरह से चक्कर लगाने वाली एक कक्षा में गेटवे को रखा जाएगा। चंद्रमा पर एक तरह से आर्टेमिस रहेगा और यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए इस ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर नासा का प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि गेटवे के रूप में प्रमुख रूप से चंद्रमा के चारों ओर गति करने वाला यह जो अंतरिक्ष यान रहेगा, यह लगातार रूप में लगभग 1 दशक तक यहाँ पर रहेगा। यानी अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ पर लाया जाएगा, उसके बाद से वह चंद्रमा पर जा सकते हैं या आगे के अन्य ग्रहों के जो कह सकते हैं कि डीप स्पेस के हमारे मिशन है उनके लिए एक तरह से आधार बनेगा। आर्टेमिस मिशन के माध्यम से चंद्रमा के चारों ओर की जो कक्षा है जिसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की जा रही है कि यहाँ पर गेटवे को एक तरह से स्थापित किया जाएगा, तो यह कक्षा का प्रयोग कैसे किया जाए, इस कक्षा में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसीलिए प्रमुख रूप से कैपस्टोन मिशन को लॉन्च किया गया है। तो कैपस्टोन मिशन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि चंद्रमा के चारों ओर जो कक्षा है जिसमें गेटवे को स्थापित किया जाएगा और आर्टेमिस मिशन के लिए वो आधार होगा, तो उस तरह की जो कक्षा है उसको प्रयोग के रूप में यहाँ पर देखा जाए कि वह सफल होती है या नहीं होती है। नासा के अगर हम इस कैपस्टोन मिशन की बात करें तो सिस लूनर ऑटोनमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट कैपस्टोन, तो यह प्रमुख रूप से चंद्रमा की यात्रा के पहले चरण में एक तरह से अंतरिक्ष में प्रमुख रूप से काम करेगा। इस कैपस्टोन मिशन को रॉकेट लैब नाम की जो संस्था है वो इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर एक तरह से लॉन्च कर रही है और इसे न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से इसी मंगलवार 28 जून को लॉन्च किया गया है। हम ध्यान रखें, चंद्रमा की कक्षा का परीक्षण करने के लिए प्रमुख रूप से कैपस्टोन को लॉन्च किया गया है। इस कैपस्टोन के द्वारा चंद्रमा की उस अद्वितीय कक्षा का एक तरह से परीक्षण किया जाएगा जिसको प्रमुख रूप से गेटवे के लिए भविष्य में डिजाइन किया जा रहा है। कैपस्टोन के द्वारा इस कक्षा में एक तरह से गति करते हुए लगातार इस तरह के एक तरह से प्रयास किए जाएंगे कि यह कक्षा सफल रूप में कैसे काम करें, क्योंकि किसी भी अभियान को अंतिम रूप में जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप उसके प्रयोग करके देख लेते हैं कि वह सफल रहता है या नहीं रहता है। तो इसीलिए गेटवे के लिए कक्षा बनाने के लिए जो वर्तमान में निर्धारण किया गया है उस कक्षा में कैपस्टोन अपने आप को स्थापित करेगा। कैपस्टोन के द्वारा गेटवे के लिए जिस प्रमुख रूप से कक्षा की बात की जा रही है उस कक्षा को कहा जाता है नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट NRHO। ये जो ऑर्बिट प्रमुख रूप से ये NRHO ऑर्बिट कहलाती है। यानी अगर आप देखें, एक तरफ चंद्रमा के बहुत नजदीक और दूसरी तरफ चंद्रमा से बहुत दूर, तो ये जो एक तरह से आप कक्षा है उसको NRHO कक्षा कहा जाता है। तो ये कक्षा में गेटवे को स्थापित किया जाएगा। तो कैपस्टोन अभी चंद्रमा के चारों ओर इसी कक्षा में गति करेगा
और अलग अलग अनुसंधान के माध्यम से ये देखेगा कि गेटवे सफल रूप में यहाँ पर कैसे काम कर पाएगा। आप ध्यान रखें, इस कक्षा में अगर हम देखते हैं तो ये जो हिस्सा है वो काफ़ी नज़दीक है और माना जा रहा है कि ये चंद्रमा के लगभग 1600 किलोमीटर पास होगा। लेकिन ये जो दूर की कक्षा है ये मानी जा रही है कि लगभग, अगर आप आंकड़ा देखें तो लगभग 70,000 किलोमीटर की एक दूरी होगी दक्षिणी ध्रुव पर। तो आप देखें, एक ऐसी कक्षा बन रही है जहां पर उत्तरी ध्रुव पर यह कक्षा केवल 1600 किलोमीटर दूर होगी चंद्रमा से। इसके विपरीत अगर हम दक्षिणी भाग में देखें तो यही जो कक्षा है वो लगभग आपका 70,000 किलोमीटर दूरी पर होगी। तो ये जो अद्वितीय कक्षा यहाँ पर है, इस कक्षा के प्रयोग करने के लिए कैपस्टोन को प्रमुख रूप से लॉन्च किया गया है और यह सफल रहता है तो आगे चलकर जो गेटवे है उसको प्रमुख रूप से लॉन्च किया जाएगा। हम ध्यान रखें, कैपस्टोन हर 6.5 दिन में इस कक्षा को दोहराएगा और यहाँ पर लगातार 6 महीने अनुसंधान करके इस कक्षा की जो वैधता है उसको सिद्ध करेगा। ध्यान रखें, यह कक्षा काफी लंबी दिख रही है, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह काफी लंबाई में आगे है। लेकिन यह जो कक्षा का भाग है, माना जाता है कि अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो यह जो कक्षा है वो संतुलन की एक स्थिति को बनाती है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का जो संतुलन है वह एक तरह से इस कक्षा के बिंदु पर बनता है। कैपस्टोन मिशन में जो पेलोड रखा गया है उसमें अगर हम देखें तो कंप्यूटर और रेडियो एक तरह से लगा हुआ है जो इस कक्षा की स्थिति को एक तरह से बताएगा और यह उपग्रह अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को समझने के लिए नासा के लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर को एक तरह से संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करेगा। कैपस्टोन मिशन के माध्यम से प्रमुख रूप से उसकी स्थिति को पता करने के लिए पृथ्वी से सीधे संपर्क एक तरह से नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि पृथ्वी से जो ट्रैकिंग करनी पड़ती है अलग अलग उपग्रहों की या किसी भी तरह के अंतरिक्ष यान की, उसको अंतरिक्ष से ही किया जा सके। इसके लिए प्रमुख रूप से किया यह जा रहा है कि नासा का चंद्रमा की चारों ओर कक्षा में जो गति करने वाला एक अंतरिक्ष यान है लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर यानी LRO, उसके संदर्भ में यह जो एक तरह से आपका कैपस्टोन है वो अपनी स्थिति को देखेगा। नासा के द्वारा चंद्रमा के चारों ओर जो ऑर्बिटर गति कर रहा है LRO, वह एक तरह से, और जो अभी कैपस्टोन भेजा गया है अगर हम उसको मान लेते हैं यहाँ पर है, तो कैपस्टोन इस LRO की तुलना में अपनी जो स्थिति है वह एक तरह से इस कक्षा में देखेगा। तो LRO को संदर्भ बिंदु मानकर अपनी एक तरह से कक्षा की गति को यह निर्धारित करेगा और इससे जो भी एक तरह से पृथ्वी पर स्थित नियंत्रक है वहां से अलग हटके इसके द्वारा अपना जो नियंत्रण है वो एक तरह से बताया जाएगा किसी भी कक्षा में। इसी मिशन के द्वारा अगर हम देखें तो कैपस्टोन CAPS इस प्रकार का एक स्वायत्त जो नेविगेशन सॉफ्टवेयर है उसका भी एक तरह से मूल्यांकन करेगा और जांच कर रहा है। CAPS की अगर हम बात करें तो सिस लूनर ऑटोनमस पोजिशनिंग सिस्टम, और अगर CAPS इस नेविगेशन सॉफ्टवेयर का सही से परीक्षण कर लिया गया कैपस्टोन मिशन में तो माना जा रहा है कि भविष्य के जो हमारे अंतरिक्ष यान होंगे उनको विशेष रूप से पृथ्वी के आधार पर जो भी हमारे ट्रैकिंग के अलग अलग केंद्र हैं वहां से ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है और बिना एक तरह से पृथ्वी के नियंत्रण के हम अंतरिक्ष के भाग से ही इस तरह की ट्रैकिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए भी कैपस्टोन मिशन प्रमुख रूप से काम कर रहा है। अगर हम वर्तमान में कैपस्टोन मिशन की बात करें तो यह पृथ्वी से एक तरह से इस रूप में गति करते हुए धीरे धीरे अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएगा और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो चंद्रमा की कक्षा में यह पहुंचकर ये इस रूप में चंद्रमा के चारों ओर रहेगा। यानी अगर हम चंद्रमा की ये बात करें तो गति एक तरह से इस रूप में रहेगी। हमने बात करा था उत्तरी ध्रुव में 1600 किलोमीटर का अंतर है, जबकि दक्षिणी भाग में अगर हम देखें तो यही दूरी आपकी 70,000 किलोमीटर के आसपास है। तो इस रूप में ये जो नई कक्षा है इसके बारे में कैपस्टोन अंतिम रूप में परीक्षण करेगा, जिससे कि भविष्य का जो आर्टेमिस मिशन है जिसमें गेटवे को चंद्रमा के चारों ओर स्थापित किया जाएगा वह सफलतापूर्वक नासा कर पाए। इसके लिए इसकी सफलता काफी हद तक निश्चित होनी चाहिए। यह हमारा 30 जून 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।